दोस्तों, एक महिला दरोगा रात को सोई, लेकिन सुबह जब वह सो करके उठी तो उसे कुछ अटपटा सा महसूस हुआ और जब उसने अपने बदन पर हाथ फिराया तो वह चौंक गई, क्योंकि उस वक्त उसके बदन पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। वो पूरी तरीके से निर्वस्त्र अवस्था में पलंग पर पड़ी हुई थी और जब उसकी नज़र साइड में चल रहे टीवी पर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उस वक्त टीवी में उस वक्त जो वीडियो चल रहा था वह उसी का वीडियो था, जिसमें वह पूरी तरीके से न्यूड थी और उसके साथ कोई व्यक्ति संबंध बना रहा था। और तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है और उस व्यक्ति को जब वह महिला दरोगा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, कौन था वह व्यक्ति और क्या हुआ था उस महिला के दरोगा के साथ? जानिए इस दिल को दहला देने वाली और मन को झकझोर देने वाले सत्य घटना में, जिसे लेकर के आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित और आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। और आज मैं हाजिर हूं फिर से एक और सच्ची घटना को लेकर। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके जाना और स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलते हैं कहानी पर। उत्तर प्रदेश का एक शहर है लखनऊ, और लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला दरोगा जिसका नाम होता है सुनीता उपाध्याय। वह वहां पर 2 सालों से नौकरी कर रही थी। परिवार में उसका एक पति था और एक बेटा था 7 साल का। पति जो था वह सरकारी नौकरी में पदस्थ था, ग्राम सेवक के पद पर, और उसकी नौकरी थी लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर। इसलिए वह अपने बेटे के साथ वहीं पर रहा करता था। और सुनीता उपाध्याय जो दरोगा थी वो पुलिस मुख्यालय लखनऊ में ही रहा करती थी। उसे वहां पर क्वार्टर अलॉट किया गया था। तो दोस्तों, बात कर रहा हूँ 20 जनवरी 2016 की, जब पुलिस स्टेशन में वायरलेस आता है और एक जगह पर हुड़दंग की खबर आती है। तुरंत पुलिस दल पुलिस मुख्यालय से रवाना होता है और उस टीम में सुनीता उपाध्याय भी मौजूद होती हैं। और वहां जाने के बाद स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि वहां पर लाठी चार्ज हो जाता है और लाठी चार्ज के दौरान कई लोग उसमें से घायल हो जाते हैं। और जब उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा जाता है तो उसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मामला मीडिया में पहुंचता है तो मामला इतना बड़ा हो जाता है कि जो पुलिस वाले उस वक्त वहां पर उस हुड़दंग को संभालने के लिए गए थे, उन लोगों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और उसमें सुनीता उपाध्याय भी थी, जिसे लाइन हाजिर कर जवाब मांगा गया था। और लाइन हाजिर होने के बाद इन सभी पर इंक्वायरी बैठती है। और दोस्तों, जब इंक्वायरी बैठती है तो सुनीता उपाध्याय काफ़ी डर जाती हैं। इसे सस्पेंड होने का और अपनी नौकरी जाने तक का डर सताने लगता है। और उसी की मदद मांगने के लिए जिस थाने में यह तैनात थी, उसी थाने के जो इंचार्ज होते हैं, थाना SHO, उनके पास जाती हैं, जिनका नाम था कुलदीप यादव। कुलदीप यादव से जब जा कर के यह मदद मांगती हैं तो कुलदीप यादव इसे आश्वासन देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी नौकरी पर कोई आँच मैं नहीं आने दूंगा। दोस्तों, यहाँ बताने वाली बात यह थी कि सुनीता उपाध्याय पुलिस की नौकरी में तो आ गई थी, वो दरोगा तो बन गई थी 2 स्टार, लेकिन वो देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसका शरीर भी काफ़ी आकर्षक था। उसे कोई भी देखने के बाद यह नहीं कह सकता था कि ऐसी लड़की भी पुलिस की नौकरी में हो सकती है। ऐसी लड़कियां तो मॉडलिंग करती हैं, फैशन के सेक्टर में जाती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाती हैं। इस प्रकार से वो दिखने में सुंदर थी दोस्तों। और उसे देखकर जो थाना इंचार्ज होता है कुलदीप यादव, उसका भी मन मचल जाता है और वह इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की सोचता है। और 3 फरवरी 2016 की वो शाम होती है दोस्तों, जब कुलदीप यादव फ़ोन लगाता है सुनीता उपाध्याय को और फ़ोन पर सुनीता से कहता है
कि तुम्हारे केस के सिलसिले में तुमसे कुछ डिस्कशन करना है। क्या तुम मेरे क्वार्टर पर आ सकती हो? सुनीता कहती है, जी सर, इस वक्त? तो वह उससे कहता है कि हाँ, आधे घंटे के अंदर तुम पहुंच जाओ। सुनीता जो होती है वो अपने बड़े साहब का ऑर्डर फॉलो करती है और सवाल उसकी नौकरी का भी था, उसी के मतलब का काम था। सुनीता जो है वो जा कर के पहुँचती है कुलदीप यादव के क्वार्टर पर, और जब वो कुलदीप यादव के क्वार्टर पर पहुँचती है, दरवाज़ा नॉक करती है तो अंदर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। सुनीता जो है वो अंदर आती है तो क्या देखती है कि कुलदीप यादव ड्राइंग रूम में बैठा शराब पी रहा होता है। उसके सामने मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे, कुछ चखना रखा हुआ था और उसका पैक ऑलरेडी भरा था। वो शराब पी रहा था। यह सब देखकर थोड़ी असहज सी हो जाती हैं सुनीता, लेकिन कुलदीप जो होता है वो सुनीता से कहता है, अरे फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं तुम्हारा साहब नहीं हूँ, तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, वो सब ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में ही रहने दो, आओ यहाँ आकर के बैठो। सुनीता आकर के सोफे पर बैठ जाती हैं कुलदीप के बाजू में और कहती हैं, हाँ सर, कहिए कैसे याद किया आपने, कैसे बुलाना हुआ? कुलदीप इस पर कहता है कि देखो, तुम्हारी नौकरी के सिलसिले में ही तुम्हें बुलाया है। मैंने ऊपर तुम्हारे लिए बात कर ली है और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पर आँच नहीं आएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित रहेगी। इस पर सुनीता उसे थैंक्स करती है, लेकिन तब तक कुलदीप दूसरे गिलास में शराब डाल चुका था और डालने के बाद सरका देता है सुनीता की तरफ और सुनीता से उसे पीने का आग्रह करता है। सुनीता संकोच कर रही थी, अपने बॉस को वह मना करती है, लेकिन कुलदीप उस पर प्रेशर डालता है। उसे पता था कि पुलिस महकमे में 80% लोग शराब पीते ही हैं और वो सुनीता पर भी जोर डालता है और सुनीता मजबूर हो जाती है पैग लेने के लिए। और सुनीता जब एक पैग लेती है, पीते हुए दोनों की बातचीत होती है। कुलदीप उससे फ्रैंक होने की कोशिश करता है, पूछता है कि परिवार में कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं। और सुनीता भी जब उससे पूछती है तो वह बताता है कि मेरा परिवार भी कानपुर में रहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला ही रहता हूँ। इस प्रकार से बातों का दौर शुरू होता है और इसी में एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। अब तक सुनीता 3 पैक शराब पी चुकी थी और 3 पैक शराब पीने के बाद सुनीता अच्छे खासे नशे में आ चुकी थी। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कुलदीप अपनी जगह से उठता है और सुनीता के करीब जाकर के बैठ जाता है। इससे सुनीता थोड़ी सी सकुचाती है। कुलदीप और आगे बढ़ता है और उसके कंधों पर हाथ रखता है, सहलाने लगता है। सुनीता को कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे मना करे, क्योंकि वह तो मजबूरी में भी फंसी हुई थी और शराब का जो नशा उस पर चढ़ा था और पति से वह दूर रहा करती थी, तो उसके भी कदम हल्के हल्के से बहकने लगे थे। दोस्तों, उस पर भी खुमारी सी छाने लगी थी और फिर भी वह कुलदीप को रोकने की कोशिश करती है, कुलदीप को मना करने की कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप जो है उस पर प्रेशर बनाते चला जाता है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सुनीता, कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा हैं ही कौन, जो होगा हम दोनों के बीच ही होगा और तुम घबराओ मत, एक बार की ही तो बात है, जो होता है हो जाने दो। न जाने कैसे सुनीता भी कन्विंस हो जाती है और उसकी बातों में आ जाती है। उसके बाद एक एक पैक शराब का दौर और चलता है और उसके बाद कुलदीप यादव सुनीता को लेकर के अपने बेडरूम में चला जाता है और बेडरूम में जाने के बाद उसे निर्वस्त्र कर खुद भी निर्वस्त्र होकर वो बेड पर चले जाते हैं और उसके बाद वो उस पर छाता चला जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेता है, नाजायज ताल्लुकात स्थापित कर लेता है। दोस्तों, सुनीता भी उस समय भरपूर नशे में थी और वह भी भरपूर खुल करके कुलदीप का साथ तो दे रही थी, लेकिन वो इस वक्त होश में नहीं थी और सारी रात यह भावनाओं का, यह वासना का दौर इसी प्रकार चलता है। दोस्तों, उसके बाद दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला
और सुबह जब सुनीता की आंख खुलती है तो अपने आप को उस बेड पर पाती है, और जब वह खुद को देखती है तो शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। वो याद करने की कोशिश करती है कि कल क्या हुआ। एक एक कर हल्की हल्की बातें उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं कि मैं यहाँ आई थी, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। लेकिन अब इसे इतना पछतावा खुद पर हो रहा था कि उसने ये क्या कर डाला। अगर वो अपने होशो हवास में होती तो ये कतई ना करती। उसे ये सब कुछ करना बर्दाश्त नहीं था, लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला था सुनीता को, क्योंकि सुनीता जब पलट करके देखती है तो वॉल पर लगी हुई एलईडी में एक वीडियो चल रहा होता है, और उस वीडियो को जब वह देखती है तो देख करके तंग रह जाती है। दोस्तों, उस वीडियो में खुद सुनीता ही नजर आ रही थी, और सुनीता अब उस वीडियो में यह देख सकती थी कि उसके साथ रात को क्या क्या हुआ था, क्योंकि उस कमरे में रात को जो कुछ भी हुआ सुनीता खुद को उस वीडियो में निर्वस्त्र देख पा रही थी, और यह भी देख पा रही थी कि उसके साथ उसी का बास कुलदीप यादव थानेदार क्या कर रहा है। वह संबंध बना रहा था। पूरा लाइव वीडियो उसने उसमें कैप्चर कर लिया था, और इस वक्त वो टीवी में चल रहा था। तभी दरवाज़ा खुलता है और कुलदीप अंदर आता है। सुनीता आश्चर्यचकित नज़रों से कुलदीप को देखती है। कुलदीप उसे देख स्माइल करता है। वह पूछती है, सर यह सब क्या है? एक तो आपने कल रात को मेरे साथ इतना गलत किया, मैं जब होश में नहीं थी तो आपने मेरा फ़ायदा उठा लिया, ऊपर से आपने मेरा वीडियो भी बनाया, और इस वक्त इसको आप टीवी में चला करके रखे हैं। कुलदीप कहता है, जस्ट कूल यार, टेंशन क्यों लेती हो? या तो मैंने बस इसलिए बना लिया, जब मन करेगा देख लिया करूँगा, और बस मैं तुम तो सोई थी तो मैं वही देख करके एंजॉय कर रहा था कि रात में जो हमने किया वो टीवी पर देखने में कैसा नज़र आता है। सुनीता को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो वो उसका बॉस था, ऊपर से उसकी नौकरी इस वक्त खतरे में थी, और इस वक्त उसका वीडियो भी बन चुका था जो कि इस वक्त कुलदीप यादव के फ़ोन में मौजूद था। सुनीता वहाँ से निकल करके चली जाती है, लेकिन दोस्तों अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ था तो कुलदीप यादव लगातार सुनीता का शोषण करने लगा। वो बार बार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता, ना चाहते हुए भी सुनीता को मजबूरन आना पड़ता, और वो हर 1-2 दिन की गैप में, अब मतलब यह मान के चलिए कि महीने में 20 दिन सुनीता जो होती है वह अपनी रातें कुलदीप के क्वार्टर पर बिताने लगी थी, और कुलदीप यादव जम करके उसका शोषण कर रहा था, जम करके उसे भोग रहा था, उसका आनंद प्राप्त कर रहा था। दोस्तों, एक रात जब सुनीता कुलदीप की बाहों में होती है और कुलदीप यादव उसके साथ संबंध बना रहा होता है, तब वह सुनीता से कहता है कि सुनीता, मैंने ऊपर के अधिकारी से तुम्हारे बारे में बात कर ली है। वो तुम्हारी फाइल क्लियर करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है, और वो डिमांड अगर तुम पूरी कर देती हो तो तुम जिस टेंशन से गुजर रही हो, जो टेंशन तुमको दिन रात खाए जा रहा है तुम्हारी नौकरी का, उस पर से सारा खतरा हट जाएगा। जब सुनीता कहती है कि सर कितने पैसे देने होंगे, तो कुलदीप हंसता है और कहता है कि पैसे? तुम्हें पैसे देने की क्या ज़रूरत है सुनीता, तुम्हारे पास तो ऐसा अनमोल खजाना है कि लोग खुद तुम्हें पैसे देंगे इस काम के लिए। सुनीता कहती है, सर मैं कुछ समझी नहीं। इस पर कुलदीप कहता है कि तुम्हें वही सब करना है उन साहब के साथ भी जो हम दोनों इस वक्त यहाँ कर रहे हैं। जो तुम मेरे साथ करती हो, बस तुम्हें साहब को भी एक बार खुश कर देना है, और उसके बाद तुम्हारा काम हो गया समझो। सुनीता चिढ़ जाती है, वह काफ़ी गुस्से में आ जाती है, और इस पर कुलदीप भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, ज़्यादा नाटक मत कर, तुम जैसियों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। प्यार से समझा रहा हूँ, मान जा, इसमें तेरा ही फ़ायदा है। चुपचाप कल शाम को 8 बजे फलाने साहब के बंगले पर पहुँच जाना। अगर नहीं गई तो समझ लेना परसों तेरा सस्पेंशन लेटर तेरे टेबल पर होगा। सुनीता बुरी तरीके से इनके चंगुल में फंस चुकी थी
और मजबूरन सुनीता को अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके बिस्तर में बितानी पड़ती है। और अब यह सिलसिला जो बना था, कभी इस अधिकारी के कभी उस अधिकारी के साथ, इस प्रकार से कुलदीप यादव ने 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुनीता को सोने के लिए मजबूर किया था। और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो दिन आ ही जाता है जिस दिन सुनीता का सस्पेंशन लेटर सुनीता के टेबल पर मौजूद था। सुनीता उस सस्पेंशन लेटर को देखने के बाद शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद, अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने के बाद, 1 नहीं 2 नहीं 4 से 5 अधिकारियों के बिस्तर गर्म करने के बावजूद भी अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था और कार्रवाई के तहत उसको सस्पेंड कर दिया गया था, वो गुस्से से पागल हो जाती है और वो सस्पेंशन लेटर लेके पहुंचती है कुलदीप यादव के केबिन में। और वहां जाकर उसके टेबल पर वह सस्पेंशन लेटर फेंक कर उस पर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इसका चिल्लाना सुन कर के थाने में जो मौजूद लोग होते हैं वो भी चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो सुनीता जा कर के अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, थानेदार पर इस प्रकार से चिल्ला रही है। सब लोग जमा हो जाते हैं, कान लगा के सुनने की कोशिश करने लगते हैं। सुनीता जोर जोर से चिल्ला करके कुलदीप से कह रही होती है कि तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, तुमने मेरा शारीरिक शोषण किया और वरिष्ठ अधिकारियों से भी करवाया है, और उसके बाद भी मैं सस्पेंड हो गई। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। मैं डीजीपी साहब के पास जाकर तुम्हारी और उन वरिष्ठ अधिकारियों की सबकी कंप्लेंट करूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है और मेरा शोषण किया है। कुलदीप यादव भी उस पर चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है कि हाँ जा, तुझे जो करना है कर ले, तेरे पास सबूत ही क्या है, उल्टा तेरे खिलाफ मेरे पास सबूत है। और तू सोच ले, अगर तूने ऐसा कुछ किया तो तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। याद है ना वो वीडियो, अब भी मेरे पास मौजूद है। सुनीता पैर पटकती हुई, फनफनाती हुई उसे देख लेने की धमकी देती हुई वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों, अब थाने में सभी लोगों को यह सब कुछ अंदर खाने पता चल चुका था कि सुनीता के और थानेदार कुलदीप यादव के बीच क्या चल रहा है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है बातों से, और लड़ाई झगड़े से समझ में आ गया था कि सब एक दूसरे से खाना फूसी और खुसुर फुसुर कर रहे थे। दोस्तों, सुनीता सस्पेंड होने के बाद वहां से अपने पति के गांव चली जाती है, और सुनीता के जाने के 2 दिन के बाद कुलदीप यादव भी छुट्टी लेकर के 1 हफ्ते के लिए अपने गांव चला जाता है। सुनीता को गए अभी 5 दिन ही हुए थे कि एक व्यक्ति आकर के पहुंचता है थाने में, और वहां पर आकर सुनीता के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। जब वो वहां पर बैठे एक सिपाही के पास जाता है और पूछता है कि मैं सुनीता जी से मिलना चाहता हूं, सुनीता उपाध्याय से, उनका क्वार्टर कौन सा है और वो इस वक्त ड्यूटी पर कहां पर है, तो वो सिपाही जो होता है आश्चर्य से उसकी ओर देखता है और उससे पूछता है कि आप कौन हैं भाई साहब। तब वो कहता है कि जी मैं उनका पति अजय उपाध्याय हूँ, और सुनीता से 4 दिन से मेरी बात नहीं हो रही है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ तक आना पड़ा उसका पता करने के लिए। इस पर सिपाही चौंक जाता है और वो उससे कहता है कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि सुनीता मैडम तो सस्पेंड हो चुकी हैं पिछले हफ्ते ही। सुनीता मैडम को सस्पेंड हुए तो 5 दिन बीत चुके हैं, और 4 दिन पहले ही वो यहाँ से यह कहकर गई हैं कि वो आप ही के पास जा रही हैं, लेकिन उसका जो पति होता है वो कहता है कि वह मेरे पास तो आई नहीं, और उसका फ़ोन भी बंद दिखा रहा है। मामला चौंका देने वाला था। दोस्तों, बात चिंता की थी, अगर सुनीता अजय के पास नहीं गई तो सुनीता आखिर गई कहाँ। कुलदीप यादव इस वक्त छुट्टी पर था, और दूसरा इंचार्ज जो इस वक्त थाने का चार्ज संभाल रहा था, अजय उपाध्याय, उनसे मिलता है और मिल करके अपनी सारी बात बताता है। वो जो इंचार्ज होते हैं जिनका नाम होता है सुरेंद्र कुलकर्णी, वो अजय से कहते हैं कि आप एक FIR तुरंत लिखवाएं थाने में, हम सुनीता का फ़ोन सर्विलांस में डालते हैं।
और पता करते हैं कि मामला क्या है। एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस तफ्तीश में लगती है। सुनीता का फ़ोन सर्विलांस पर डाला जाता है और सर्विलांस पर डालने के बाद सुनीता का जो लास्ट लोकेशन दिखा रहा था वह कानपुर देहात का दिखा रहा था दोस्तों। और वहां पर एक लोकेशन पर पहुंचने के बाद सुनीता का फ़ोन बंद हो गया था। पुलिस का एक दल वहां पर जाकर के पहुंचता है, लेकिन वहां पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस लौट आती है वापस लखनऊ। 2 दिनों के बाद एक तालाब से पुलिस को एक महिला की बॉडी प्राप्त होती है और उस बॉडी की शिनाख्त के लिए जब अजय को बुलाया जाता है तो अजय उसकी शिनाख्त कर लेता है। वह सुनीता उपाध्याय की ही डेड बॉडी थी। अब सवाल यह था कि पुलिस के सामने कि सुनीता यहाँ पहुँची कैसे, जब सुनीता का लास्ट लोकेशन कानपुर देहात दिखा रहा है और कानपुर देहात से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर यह तालाब था जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस अब अपनी तफ्तीश में आगे बढ़ती है और सुनीता उपाध्याय के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं और जब उसका सीडीआर निकाला जाता है दोस्तों तो उसके फ़ोन पर लास्ट कॉल एक पीसीओ से आया था और उस पीसीओ की जब शिनाख्त की जाती है तो वह पीसीओ कानपुर देहात का ही था। कानपुर देहात के उस पीसीओ पर जब पुलिस पहुंचती है तो पीसीओ पर से तो अनेकों लोग आते हैं और कॉल करके जाते हैं दोस्तों। वहां से पुलिस को उस व्यक्ति का सुराग नहीं मिलता। इधर अजय उपाध्याय परेशान था कि उसकी बीवी वहां गई तो कैसे गई, उसने आत्महत्या करी तो क्यों करी, क्योंकि पुलिस इस केस को आत्महत्या के ही एंगल से देख रही थी। लेकिन जब बार बार अजय थाने आता था इस बारे में, इस कार्रवाई के बारे में जानने के लिए, पूछने के लिए, तो वहाँ पर एक महिला सिपाही होती है और वह महिला सिपाही अजय से कहती है कि मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, आप ज़रा बाहर आइए। और बाहर ले जाने के बाद वह अजय से कहती है कि देखिए, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिए, लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम कहीं बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नौकरी यहीं करनी है, पर हो सकता है कि शायद मेरी जानकारी से आपको कोई हेल्प मिल जाए। और जब अजय उसे आश्वासन देता है कि आपका नाम बीच में नहीं आएगा, तब वह महिला उससे कहती है कि देखिए, मुझे शक है कि सुनीता ने आत्महत्या नहीं की, सुनीता का मर्डर हुआ है। यह सुनकर अजय चौंक जाता है। वो कहता है कि आप ये क्या कह रही हैं। तब वो महिला जो होती है वह उसे सारा वाकया कह सुनाती है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में घटित हुआ था, जब वो कुलदीप यादव के चेंबर में गई थी और वहाँ जब दोनों की बहस हुई थी और लड़ाई हुई थी। उस सारी बात को वह अजय से कह सुनाती है। जब अजय के भी दिमाग में घंटी बजती है, वो भी सोच रहा था कि ज़रूर कुछ न कुछ सुनीता के साथ गलत हुआ है और ये जो भी कुछ हुआ है इसमें कुलदीप यादव का भी कहीं न कहीं हाथ है। अजय जो होता है वह जाकर के सीधा कुलदीप यादव के विरुद्ध में एफआईआर लिखवाना चाहता है थाने में कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और उस हत्या के पीछे कुलदीप यादव है। लेकिन कुलदीप यादव एक थानेदार था, उसका रोब था, उसकी ऊपर तक पकड़ थी। पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर लिखने में आनाकानी कर रही थी और जब काम न बनता देख अजय जो होता है वह भी एक सरकारी कर्मचारी था, सब कानूनी दांव पेंच वो भी जानता था। वह मीडिया में जाता है और मीडिया में जब ये मामला जाता है, मामले को तूल पकड़ता देख वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हैं और एफआईआर दर्ज की जाती है और छानबीन शुरू होती है। और छानबीन शुरू होने के बाद उस पीसीओ के आसपास की सीसीटीवी फुटेज जुटाने की कोशिश करते हैं जहां से लास्ट कॉल की गई थी सुनीता को। और जब एक घर से बाहर की ओर एक कैमरा लगा हुआ था, उसकी सीसीटीवी फुटेज जब निकल करके सामने आती है तो कुलकर्णी साहब भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उस फुटेज में कुलदीप यादव साफ नज़र आ रहा था। उस फुटेज में उस पीसीओ में जाने और फ़ोन करने के दौरान और जब टाइम मैच किया जाता है तो ये वही समय था
जिस समय कैमरे में जो टाइम दिखा रहा था और जिस समय सुनीता के फ़ोन पर लास्ट कॉल आया था, दोनों का टाइमिंग मैच हो रहा था। पुलिस की शक की सुई पूरी तरीके से कुलदीप यादव पर घूम जाती है। कुलदीप यादव इस वक्त छुट्टी पर अपने गांव में था। पुलिस का एक दल तुरंत रवाना होता है और कुलदीप यादव को अरेस्ट करके थाने में लाया जाता है। और थाने में लाने के बाद कुलदीप यादव से जब पूछताछ की जाती है, उसे आरोपी बनाया जाता है। पहले तो वो पुलिस को बहुत घुमाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुद भी एक पुलिस वाला था, उसे सब कुछ पता था। लेकिन पुलिस के आगे वो भी टिक नहीं पाता और टूट जाता है। और जब वो जो कहानी बताता है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से निकल करके सामने आती है कि सुनीता ने जाने के 2 दिन के बाद कुलदीप यादव को फ़ोन किया था और कुलदीप यादव को फ़ोन करके उसने यह बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तुम सोच लो, अगर मुझे यह नौकरी नहीं मिली वापस तो मैं तुम्हें इतने बुरे तरीके से फंसाऊंगी और तुम्हारे साथ उन चारों अधिकारियों को भी मैं लपेटे में लूँगी और तुम लोग जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसोगे। यह बात सुन के कुलदीप यादव सख्ते में आ जाता है और वो तुरंत अपना गियर चेंज करता है और सुनीता से प्यार से बातें करने लगता है और कहता है कि सुनीता, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे शादी भी करने के लिए तैयार हूँ। कहो, क्या तुम अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो? इस पर सुनीता उससे कहती है, मुझे फालतू के झांसे में लाने की कोशिश मत करो साहब, मुझे बस मेरी नौकरी वापस चाहिए, बाकी मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। और अगले ही दिन कुलदीप यादव फिर से सुनीता को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कानपुर देहात के उस इलाके में सुनीता को वह बुलाता है और कहता है कि हमें यहीं से एक जगह पर चलना है और वहाँ पर ही सारी इस काम की सेटिंग होगी। वहाँ पर कुछ रुपए भी देने हैं और रुपयों की तुम टेंशन मत लो, वो रुपए मैं दूंगा, लेकिन वहाँ तुम्हारे सिग्नेचर की आवश्यकता होगी, तुम्हारे फ़ोटो की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम्हारा साथ चलना ज़रूरी है। और सुनीता उसकी बातों में आ जाती है और बातों में आने के बाद सुनीता जा पहुंचती है उस जगह पर। और वहां पहुंचने के बाद कुलदीप यादव जो है वो इतना शातिर होता है कि लास्ट कॉल जो है मेरे फ़ोन से ना दिखे सुनीता के फ़ोन पर, इसलिए वह एक पीसीओ पर जा कर के फ़ोन करता है और पीसीओ से फ़ोन करके उसे बताता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है, इसलिए मैं किसी और के फ़ोन से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, फलानी जगह पर आ जाओ। और उसके बाद वो कार लेकर के वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ से पिक करता है सुनीता को और सुनीता को लेकर के जा पहुँचता है उस तालाब के किनारे पर। और वहाँ पर कार में ही सुनीता के साथ वो बहस करने लगता है और बहस के दौरान लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वहीं कार में ही वो गला दबा करके सुनीता की हत्या कर देता है और उसके बाद वह सुनीता को उस तालाब में फेंक देता है और वहां से लौट आता है। कुलदीप यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है और उसे आरोपी बनाकर न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, अभी तक सुनीता को न्याय नहीं मिला है। हम बस न्यायालय से यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द सुनीता को न्याय मिले और ऐसा न्याय मिले कि ऐसे दरिंदे 100 बार सोचें ऐसा गुनाह करने से पहले। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर सुनीता ने पहले दिन ही यह कदम कुलदीप यादव के खिलाफ उठाया होता, जब पहली बार उसने उसके साथ दरिंदगी की थी, तभी उसने अगर उसकी शिकायत की होती तो उसकी खिलाफत की होती, तो शायद आज सुनीता को अपनी जान न गंवानी पड़ती, उन 4 से 5 अधिकारियों के बिस्तर गर्म न करने पड़ते और आज वह जिंदा होती, अपने परिवार के साथ होती, उसके बच्चे को अनाथ नहीं होना पड़ता, जो इस वक्त मात्र 7 साल का है और अपनी माँ से मरहूम हो गया। दोस्तों, यह सब मेरा मानना है, आपको क्या लगता है?
आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। सजग रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।